जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। क्लास 11th वालों, आप लोगों का वीडियो सीरीज चल रहा था, उसके अंदर हम लोग आज जो है लेखांकन की आवश्यक शब्दावलियां जो हैं, जाहिर सी बात है आप क्लास 11 में जब आए होंगे तो नया नया चीजों को पढ़ रहे होंगे तो बहुत से ऐसे टर्म्स होंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और खासकर सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट लग रहा होगा उसका नाम होगा अकाउंटेंसी, क्योंकि वो अलग ही दुनिया की बात कर रहा है, उसमें चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन सभी चीजों को समझने के लिए जब भी हम किसी भी चीज में प्रवेश करते हैं तो उसका जो है सामान्य परिचय, शब्दों को जानना, ये चीज बहुत जरूरी होता है ना बात, ताकि उससे अपनापन कुछ समझ में आए और हमें जो है वो सब्जेक्ट समझ में आने लगे। इसीलिए लेखांकन सीखने से पहले, एंट्रीज लगाने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जो टर्म्स है उसमें जो यूज होने वाले बेसिक शब्दावलियां हैं उनको जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी तरह के जो भी शब्दावलियां हैं इसके ऊपर बात करेंगे, अच्छे तरीके से एक एक शब्दों को समझते चलेंगे जो बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ भी देंगे ताकि उनको उस समय बताया जाए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहे, जब जहां पर वो चीजों को यूज हो। ठीक है, अभी हम लोग सबसे आसान सबसे बेसिक चीजें उनके ऊपर बात करने वाले हैं कि वो क्या क्या है, और मैक्सिमम चीजें आपको पता भी होगा, लेकिन हाँ आपको किताबी लैंग्वेज में या फिर बोला जाए अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में आपको उसका डेफिनेशन देने नहीं आता होगा। और आप बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम में, जरूर इनमें से एक या दो आपको वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहला जिसके अंदर हमारा आता है सौदा। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा सौदा। सौदा क्या है? सौदा जिसको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहते हैं। अच्छा, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा जो है जो शब्द है उसको इंग्लिश में भी पकड़ना पड़ेगा, है ना बात। और बहुत लोग तो कॉमर्स इसलिए भी नहीं लेते हैं, उनको ये डर होता है कि सर हमको इंग्लिश नहीं आता तो हम पढ़ पाएंगे कि नहीं। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल वर्ड मीनिंग ही तो आता है इसमें, आपको बहुत बड़ा जो है इंग्लिश का विद्वान बनने की जरूरत नहीं है ना बात। आपको जो है वर्ड मीनिंग के तौर पे कुछ शब्दों का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लगातार उसका यूज करते रहेंगे, लगातार उसको प्रयोग करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शब्द आपको याद हो जाएगा, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन यानी सौदा। अभी सौदा होता क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो पहली बार इसको चीज को सुना होगा, कई बार सुने होंगे, तो सीधा सा समझिए मतलब। ठीक है, सौदा कभी भी जब होगा तो उसमें क्या होगा? विनिमय होगा। ठीक है, विनिमय का मतलब ये भी एक नया शब्द है, विनिमय बोल सकते हैं या बोल सकते हैं लेन देन। ठीक बात, लेन देन। तो यहां पर यह समझना होगा कि जब भी कोई लेन देन किसी प्रतिफल के रूप में होता है, ठीक है, समझिएगा बात, जब भी कोई लेन देन यानी विनिमय किसी प्रतिफल के रूप में होता है, यानी इसके बदले कोई भी चीज दिया या लिया जाता है, ठीक है, प्रतिफल के रूप में, तो उसे ही हम लोग सौदा कहते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने, आप जो गए होंगे मार्केट में अकाउंटेंसी का बुक लेने के लिए, तो जैसे आपने किताब खरीदा, उसके बदले उसको पैसा दिया, तो जो रुपए आपने उसको दिया वो प्रतिफल है उस किताब का, और आपके और उसके बीच में क्या हुआ? लेन देन। आपने उसे पैसा दिया और आपने उससे क्या लिया? बुक लिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सौदा है। बात समझे? आपके नजर में वो कौन सी सौदा है? खरीद की सौदा है, और उसके नजर में कौन सा सौदा है? बिक्री का सौदा है। बात समझ में आए? तो सौदा का मतलब होता है लेन देन, किसके रूप में? प्रतिफल के रूप में, यानी उसके बीच में कोई प्रतिफल है। ये नहीं कि वस्तु विनिमय होने लगे, नहीं वस्तु से वस्तु के बीच में आदान प्रदान हो, ऐसा नहीं। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये सौदा है। दूसरी बात आता है पूंजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के जो भी टीचर होंगे जरूर आपसे पूछे होंगे, जब भी आप क्लास 11 में होंगे और थोड़े दिन तक पढ़ाई किए होंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि बताओ बेटा पूंजी का मतलब क्या होता है ना बात। तो याद रखिएगा क्या होता है पूंजी। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे हम स्टार्ट करें चाहे आप स्टार्ट करें, कोई भी स्टार्ट करे, ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बिजनेस में जितना भी आप धन लगाते हैं, ठीक है, कोई संपत्ति लगाते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी धन या संपत्ति क्या कहलाएंगी? पूंजी कहलाएंगी। आप समझे? बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए हम जितनी भी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें व्यापार में लगा रहे हैं, वो सब के सब पूंजी कहलाती हैं। चाहे आप डायरेक्ट मुद्रा के रूप में लगाएं यानी नगद लगा दें, या फिर आप संपत्ति के रूप में लगा दें, या फिर आप माल के रूप में लगा दें, कुछ भी लगाते हैं वो सब की सब पूंजी होगा। और केवल यही नहीं कि पूंजी केवल बिजनेस के शुरुआत में ही लगे, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसको डिफाइन इसी तरह करते हैं कि बिजनेस के शुरुआत में जो भी चीज लगाते हैं, लेकिन इस पूंजी को व्यवसाय के बीच में आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यानी आपको अगर लगा कि आपके बिजनेस में और पूंजी की आवश्यकता है तो आप अपने पास से और पैसा भी लगा सकते हो, और भी धन संपत्ति लगा सकते हैं एज ए पूंजी, और इसे कम भी कर सकते हैं। लग रहा है कि व्यवसाय को छोटा करने की जरूरत है, पूंजी निकालने की जरूरत है, तो आप पूंजी को निकाल भी सकते हैं। ठीक बात समझे? तो ये बात क्लियर हो गया, ये पूंजी हो गया। अब पूंजी के अपने कई प्रकार हैं, ठीक है, इनके बारे में समझिए। जैसे सबसे पहला पूंजी का नाम हमारा क्या है? वो है हमारा स्थायी पूंजी। ठीक है, पहला पूंजी हमारा कौन सा हो गया? स्थायी पूंजी। ठीक बात, स्थायी पूंजी क्या है? स्थायी पूंजी से वह पूंजी है जो किसमें प्रयोग करते हैं? देखिए, पूंजी का वह भाग, याद रखिएगा, पूंजी का वह भाग जिसे हम स्थायी संपत्तियों के प्रयोग में लाते हैं।
स्थायी संपत्तियों को खरीदने के या उसे स्थापित करने के जो प्रयोग में लाते हैं वो पूंजी का भाग हमारा क्या कहलाता है, स्थायी पूंजी कहलाता है। तो इसका सीधा संबंध याद रखिएगा, स्थायी पूंजी का सीधा संबंध है स्थायी संपत्ति से। अगर हम अपनी पूंजी को स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं तो हमारी पूंजी कौन सी पूंजी होगी, स्थायी पूंजी होगी। अब आपके मन में ये डाउट आया होगा कि सर स्थायी संपत्ति क्या होता है, तो अभी हम लोग आज के क्लास में ये सब बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी बस आप थोड़ा मोड़ा टर्म्स पकड़ते रहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा जो है उसको हम लोग कहते हैं चालू पूंजी, ठीक है। चालू पूंजी कह सकते हैं या फिर अस्थायी पूंजी कर सकते हैं, ठीक है, समझे बात। तो ये हो गया। अब ये पूंजी क्या है, स्थायी पूंजी का जस्ट उल्टा चालू पूंजी। चालू पूंजी या अस्थायी पूंजी वह पूंजी है जो चालू संपत्तियों के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहां पर स्थायी से स्थायी संपत्ति है और चालू से चालू संपत्तियां। अब इसको अगर सिंपल वे में समझना होगा कि अगर चालू संपत्तियां स्थायी संपत्तियां क्या होता है, तो बड़ा आसान तरीके से आप इसको ये तरीके से समझ सकते हैं कि स्थायी संपत्तियां होती है कैसी, दीर्घकालीन, ठीक है। स्थायी संपत्तियां कैसी होती है, दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए प्रयोग होती है। और ये कैसी होती है, ये अल्पकालीन होती है, यानी इनका समय जो है काफी कम होता है। बात समझे, काफी कम समय के लिए इनका प्रयोग होता है, ठीक बात। तो एक होता है दीर्घकालीन, एक होता है अल्पकालीन। तो अगर हम अपने पूंजी का प्रयोग छोटी मोटी संपत्तियों के लिए, चालू संपत्तियों के लिए, अल्पकालीन संपत्तियों के लिए प्रयोग करते हैं तो वो हमारी कैसी संपत्ति होगा, वो हमारी चालू पूंजी होगा और वो संपत्ति हमारा चालू संपत्ति होगा, ठीक है। अगर हम अपनी पूंजी को जो है दीर्घकालीन संपत्तियों के लिए प्रयोग करें, स्थायी संपत्तियों के लिए प्रयोग करते हैं उसे खरीदने के लिए, तो वो पूंजी का भाग हमारा कौन सा भाग कहलाएगा, वो हमारा स्थायी पूंजी कहलाएगा। और इनके अलावा एक और पूंजी होता है, क्योंकि व्यवसाय केवल संपत्तियों से नहीं चलता है। चलाने के लिए, व्यवसाय के लिए संपत्तियां तो चाहिए, लेकिन व्यवसाय जब चलता रहता है तो बीच में और भी पैसे खर्च होते हैं जो किसी संपत्ति में नहीं खर्च होता है, लेकिन जनरली वो खर्च होते हैं, व्यय के तौर पे यूज होता है, ठीक है। और वो हमारा होता है प्रतिदिन होने वाला खर्च, ठीक है, दिन प्रतिदिन में होने वाला खर्च। इसी वजह से ऐसी पूंजी को हम नाम देते हैं कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो पूंजी का एक और भाग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ये कार्यशील पूंजी क्या है, याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कि जो दिन प्रतिदिन का, जो रोज कमर्रा का जो हमारा व्यवसाय चल रहा है, प्रतिदिन जो चल रहा है, उस व्यवसाय को चलाने में जो भी खर्च करना पड़ रहा है दिन प्रतिदिन में, जाहिर सी बात है जैसे हम यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं अगर, तो हमें जो है अपना पर डे कुछ ना कुछ हमें खर्च करना पड़ेगा। आप भी कोई व्यवसाय कर रहे हो तो अपना पर डे कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि संपत्ति खरीद के रख दिए, मशीन है, बिल्डिंग है, बाकी सारी चीजें लगा दी है, अब कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कभी है नहीं। बहुत से खर्चे रोज होते हैं, तो उस रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे हो रहे हैं उस पूंजी का भाग हमारा कौन सा पूंजी कहलाता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। और इसे जो है एक और प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इसी कार्यशील पूंजी को कैसे किया जाता है, तो इसके लिए दो चीजों का अंतर बोला जाता है, ठीक है। कार्यशील पूंजी जो होता है वो किसके बीच का अंतर है, तो याद रखिएगा कार्यशील पूंजी जो है चालू संपत्ति जो आपने यहां पे देखा, ठीक है, और इसमें से जो है चालू दायित्व, इन दोनों के बीच के अंतर को भी कार्यशील पूंजी कहते हैं। फिलहाल के रूप में आपको जो है इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले चालू संपत्ति और चालू दायित्व तो जानना पड़ेगा। अभी ये दोनों चीजें आपने नहीं जाना है, इसीलिए हमने इसको जो है अलग तरीके से समझाया है, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि यार ये कहां पे प्रयोग हो रहा है। जैसे आपको ये समझ में आएगा स्थायी पूंजी स्थायी संपत्तियों में प्रयोग हो रहा है, चालू पूंजी चालू संपत्तियों में प्रयोग हो रहा है, तो कार्यशील पूंजी कहां प्रयोग हो रहा है, रोजमर्रा के जो आवश्यकता है व्यवसाय में उसमें जो प्रयोग हो रहा है वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा कार्यशील पूंजी होगा। ठीक बात, पूंजी समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पूंजी के बाद आहरण। आहरण को जो है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। अभी तक आप लोग ड्राइंग का मतलब कला जानते होंगे, है ना बात। जब तक आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा था तब तक आपको ड्राइंग का मतलब कला लगता था, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स मतलब आहरण होता है, निकालना, ठीक है। क्या निकालना, कुछ भी निकाल सकते हैं, वो आहरण होगा। तो यहां पर इस शब्द जो आहरण है इसका मतलब यहां पर यह बात आ जाता है कि आप व्यवसाय चला रहे हैं, आप व्यवसाय का मालिक है, मालिक होंगे तब, ठीक है, समझे बात। जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और उसने एक व्यवसाय खोला अपना ए एंड कंपनी नाम से, ठीक है, बात समझे। अब इसके चलाने के लिए इसने जो पैसा इसमें लगाया वो क्या हो गया, वो पूंजी हो गया। आपको पता ही है, अभी हमने पूंजी समझाया कि व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय की शुरुआत में जो भी धन, जो भी संपत्ति लगाया जाता है, माल लगाया जाता है, वो सब क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। अब इसी तरह उस व्यवसायी को अपना जरूरत पड़ता है बीच बीच में पैसे का, और उसके पास अपना पैसा नहीं है, तो वो अपने व्यवसाय में से भी पैसा निकाल सकता है ना बात। तो उस पैसे को अगर वो निकालता है तो वही पैसा जब व्यवसाय में से व्यवसायी अपने किसके लिए, निजी प्रयोग के लिए, व्यवसाय के प्रयोग के लिए नहीं, अपने निजी के प्रयोग के लिए, यानी अपने घर का प्रयोग, अपना खुद का प्रयोग, कोई पर्सनल है, ठीक है, अगर उसके लिए व्यक्तिगत प्रयोग है, अगर उसके लिए कोई पैसा निकालता है तो इसी पैसे को ड्राइंग्स कहते हैं। बात समझ में आया। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि वो जो है केवल और केवल पैसा निकाले तभी नहीं,
मुद्रा के रूप में जब धन निकालता है तभी नहीं, बल्कि संपत्ति निकाले या माल निकाले, वैसे संपत्ति तो नहीं निकालेगा, माल निकाले, समझिए, ठीक है, माल निकाले, ठीक है, यानी धन या माल अगर कुछ भी वो अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है व्यवसाय में तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आहरण, ठीक है। तो याद रखिए इसमें जो है कैश भी आएगा यानी डायरेक्ट नगद निकाल ले, या फिर इसमें जो है गुड्स भी आएगा यानी माल निकाले, ठीक है। आहरण भी दोनों के दोनों चीजें आता है जब व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसायी कुछ भी निकालता है। क्लियर बात, यहां पे बातें समझ में आ गया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, अभी फिर से देख लीजिए क्या होगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कपड़े का दुकान खोल के रखा है, ठीक है, अब चला रहा है अपना कपड़ा का दुकान और होली का सीजन आ गया। अब आपको पता है ये हिंदुओं में होली के त्योहार में नए नए कपड़े लोग खरीदते हैं, है ना बात। अब उसे नया कपड़ा अपने बच्चों के लिए खरीदना है, अब खुद ही वो कपड़े का व्यवसायी है, अब जाके दूसरे यहाँ से खरीदेगा, इससे बढ़िया वो सोचेगा हटाओ यार दूसरे के यहाँ जाने दो, अपने ही व्यवसाय से जो है कपड़ा निकालते हैं और अपने बच्चों को, अपने बीवी को और अपने लिए हम ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो उसने क्या किया, उसने माल निकाला, किसके लिए निकाला, निजी प्रयोग के लिए निकाला, तो वो माल क्या कहलाएगा, वो माल आहरण कहलाएगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये आहरण हो गया। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, आहरण के बाद आता है हमारा संपत्तियां, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संपत्तियां क्या होता है, संपत्ति जिसे हम लोग एसेट्स कहते हैं, ये क्या होता है इसे समझने की बहुत जरूरत है, ठीक बात। तो देखिए जनरली संपत्ति का यूज आप लोग अक्सर करते हैं अपने दिनचर्या जो है रोजमर्रा की जिंदगी में, बोलचाल में हमेशा प्रयोग करते हैं कि उसकी इतनी संपत्ति है, उसका इतना प्रॉपर्टी है, ये है वो है, ये यूज आप हमेशा करते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में संपत्ति का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, तो देखिए जो आम जिंदगी में जो संपत्ति है वही यहां पर भी है, लेकिन अंतर बस ये है कि यहां पर हम व्यवसाय के नजरिए से सारी चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से बोलेंगे कि व्यवसाय को चलाने के लिए जिनका भी प्रयोग किया जाता है या फिर व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए जो भी सहायता प्रदान करता है उन चीजों को संपत्तियां कहते हैं, ठीक है। यानी संपत्तियां क्या है, व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए सहायता प्रदान करता है, व्यवसाय में लाभ कमाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है, वो हमारा क्या है, संपत्ति है। ये इसका डेफिनेशन है। और एक बात और इसमें समझने की जरूरत है कि ये लाभ कमाने में सहायता तो प्रदान करता है, साथ ही साथ इसमें जो है अपना स्वामित्व भी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, स्वामित्व, यानी इस पे आपको अपना मालिकाना हक होना चाहिए, आप उस चीज के मालिक होंगे तभी संपत्ति होगा। ऐसा नहीं कि किसी और का स्वामित्व है, आपने ले लिया और चला रहे हैं व्यवसाय तो लाभ कमाने में मदद कर रहा है तो संपत्ति, नहीं, वो अलग चीज हो जाएगा, समझे बात ना। यहां पर स्वामित्व भी होना जरूरी है। अब क्या हो गया संपत्ति का मतलब, अब इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, हम हमेशा इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से समझिए यहाँ पर ये बात है कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है, हमारे कोचिंग है बहुत बढ़िया, अगर हमारी बिल्डिंग है उसमें बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, काफी अच्छी सुविधाएं दिए हुए हैं, एकदम मस्त वातानुकूलित जगह है, आराम से बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम गर्मी का कोई एहसास नहीं है, एकदम फोकस होकर पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऐसे माहौल में एकदम शांति है और पढ़ने का एकदम जबरदस्त माहौल है, तो ऐसे माहौल में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उन्हें सारी बातें समझ में आए और टीचर भी अच्छा होगा तब, ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छे टीचर खराब है, नहीं, ठीक है, सारे अच्छे हैं, सब चीज अच्छा है, तो हमारे पास बहुत जबरदस्त बच्चे होंगे और अच्छी खासी हमारी जो है इनकम होगा, लाभ होगा, है ना बात, आप भी समझ सकते हैं ये बात, ठीक है। अब इसी ऑपोजिट पढ़ाने वाला टीचर बहुत एक नंबर का क्वालिटी वाला टीचर, बहुत बढ़िया टीचर है, लेकिन उसके पास कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला रहा है। तो बताइए कहां पर बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, खूब बढ़िया फैसिलिटी वाले जगह पे या पेड़ के नीचे जाके बच्चे पढ़ेंगे, जबकि ज्ञान मान लीजिए पेड़ वाला अच्छा दे रहा है, उससे भी अच्छा दे रहा है, तब भी आप जानते हैं कि बच्चे तब भी उसी के पास जाएंगे जिसके पास सुविधाएं ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इस पास संपत्ति ज्यादा है। संपत्ति क्या कर रहा है, लाभ कमाने में मदद प्रदान कर रहा है, ठीक बात, समझे बात, क्लियर है। तो संपत्ति का पूरा का सीधा सेंस यही होता है कि जो भी चीजें लाभ कमाने में सहायता प्रदान करता है उसे हम लोग संपत्ति कहते हैं। अब इस संपत्तियों के भी कई प्रकार है, इन संपत्ति में सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है स्थायी संपत्ति। अभी आपने देखा था स्थायी संपत्ति के बारे में, जो स्थायी पूंजी के द्वारा खरीदा जाता है ना बात। स्थायी संपत्ति किसके द्वारा खरीदा जाता है, स्थायी पूंजी को लगा करके जो संपत्ति खरीदा जाता है उसे स्थायी संपत्ति कहते हैं, ठीक है। अब ये स्थायी संपत्ति क्या है, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं कि जो भी संपत्ति दीर्घकालीन अवधि के लिए प्रयोग की जाती है, जो भी संपत्ति का दीर्घकालीन अवधि तक प्रयोग होता रहता है वो स्थायी संपत्ति है, ठीक है। यानी इसका सीधा सेंस है दीर्घकाल से, ठीक है, बात समझ में आया, जो भी संपत्ति दीर्घकाल का होता है। अच्छा दीर्घकाल किसे कहेंगे, तो अकाउंटेंसी में दीर्घकाल का मतलब होता है 12 माह से ज्यादा, ठीक है, बात समझे, यहां पर सीधा सेंस समझिएगा, 12 माह से ज्यादा जो होगा वो दीर्घकाल होगा, नहीं 1 वर्ष से ज्यादा, ठीक है, उसे दीर्घकाल कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया। जैसे सारी चीजें अभी आप जितने भी अगल बगल संपत्ति देख रहे हो वो जनरली सभी के सभी ऐसे, जैसे आपका जो है बिल्डिंग है,
ठीक है, लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, ये सब बहुत लंबे समय तक यूज होता है ना। कोई फर्नीचर एक साल में तो खराब होता नहीं, बहुत दिन तक जाता है। मशीन भी बहुत दिन तक जाता है। लैंड तो भाई पूछो ही मत, ठीक है। बिल्डिंग भी जो है 50 60 100 साल 150 साल चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारी स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आता है। समझ में आया बात, ठीक है। अब ये स्थायी संपत्तियां जो है ना, ये दो प्रकार की होती हैं। स्थायी संपत्तियां अपने दो प्रकार की होती हैं, ध्यान से समझिएगा कौन कौन से, ठीक है। इनके अपने दो प्रकार हैं। एक हमारा है मूर्तमान संपत्ति, ठीक है, एक हमारा है मूर्तमान, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टेंजिबल। स्थायी संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पूरा अगर बोले तो, ठीक है। और दूसरा है अमूर्तमान, अमूर्तमान, इसको मूर्त और अमूर्त भी केवल कहा जा सकता है, ठीक है। अमूर्तमान को कहते हैं इनटेंजिबल, जस्ट उल्टा है टेंजिबल का, इनटेंजिबल, ठीक बात। अब क्या कहने का सेंस है, मूर्त का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज है जिसका आकार प्रकार सब निश्चित हो, दिखता है, पहचान में आता है कि भाई वो है। जैसे हम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ना, तो हम क्या है, हम मूर्तमान है, ठीक है, दिख रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, जिसका आकार प्रकार हर चीज आपके सामने समझ में आ रहा है, वो मूर्तमान है। जिसे देखा छुआ सब चीज किया जा सकता है, ठीक है, वो मूर्तमान है। जैसे अभी हमने जितनी भी संपत्ति का नाम लिया था, क्या क्या, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब दिखती हैं, ये सब मूर्तमान संपत्तियां, ठीक है। और अमूर्तमान संपत्तियां ये भी दीर्घकालीन है, लंबे समय तक जाती हैं, लेकिन ऐसी संपत्तियां जो दिखता नहीं है, एकदम नहीं दिखता। जैसे देखिए हवा है, हवा हम सांस ले रहे हैं, हवा है लेकिन हमको दिख नहीं रहा, ठीक है, क्या है वो, अमूर्तमान है, ठीक है, लेकिन वो संपत्ति नहीं है, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, बात समझे। तो अमूर्तमान में क्या होगा, ऐसी कोई संपत्ति जो दिखता नहीं है लेकिन होता है और वो अपने होने का एहसास कराता है, वो हमारे अमूर्तमान संपत्ति है, ठीक है। यानी वो भी लाभ कमाने में मदद करेगा तभी संपत्ति है भाई, कंडीशन तो ये है संपत्ति के लिए कि लाभ कमाने में मदद करे, तो भी हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारी अमूर्तमान स्थायी संपत्तियां कहलाएंगे। अब सोचिए ऐसा कौन सी संपत्ति हो सकता है यार जो दिखता नहीं लेकिन फिर भी है, कमेंट करिएगा फटक से, ठीक है, सोच के वीडियो रोक के कमेंट करिएगा। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं क्या कि अमूर्तमान संपत्तियों में एग्जाम्पल आएगा ख्याति का, ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल है ख्याति, ठीक है। ख्याति के बाद इसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क। इसका एग्जाम्पल और क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉपीराइट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पेटेंट, ठीक है। ये सारे के सारे अमूर्तमान संपत्तियां, ठीक। ख्याति से केवल समझ लीजिएगा, बाकी चीजों को हम आगे चल के टर्म्स मिलते रहेंगे, समझाते रहेंगे अपने क्लासेस के दौरान बीच बीच में। ये सब ऐसे चीज है ना जो अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, हम बताते रहते हैं, ठीक है। अभी केवल ख्याति के तौर पे समझ लीजिएगा। ख्याति का मतलब होता है आपका एक तरह से देखा जाए गुड नेम, आप कितना अच्छा नाम कमा रहे हैं, आपकी प्रशंसा, यश, कीर्ति, पहचान, यही ख्याति है। तो बताइए किसी व्यक्ति को देख करके आप बता सकते हैं कि उसकी ख्याति बहुत है, उसका नाम बहुत है, उसका पहचान बहुत है, ये है वो है, क्या है, और वो संपत्ति के तौर पे दिखता है क्या, जैसे मशीन वहां पे रखा है दिख रहा है, ठीक है। आपका जो है प्लांट यानी पूरा का पूरा एक मशीन का पूरा सेट जो होता है उसको प्लांट करते हैं, समझ लीजिए, वो आपको दिखता है, ठीक है। बिल्डिंग दिखता है, लैंड दिखता है, लेकिन क्या ख्याति दिखता है कि वहां पर रखा हुआ इस व्यक्ति की ख्याति रखी हुई है अलग से, नहीं, वो तो अंदर की बात है ना बात, वो दिखता नहीं है। और वो भी लाभ कमाने में मदद करता है कि भाई जिसकी जितनी ज्यादा नाम पहचान प्रशंसा होगा, अच्छा नाम होगा, उसके पास कस्टमर उतना ही ज्यादा दौड़ेगा ना, जाएगा उसके पास, है कि नहीं बात। अब ज्ञान आश्रम पे आप आए हैं इसलिए आए क्योंकि इसका नाम बढ़ रहा है, लोग इसको पहचान रहे हैं, तो आप दौड़े दौड़े आ रहे हैं। जहां पर हमने जब चैनल को शुरुआत किया तो बहुत कम बच्चे थे, अब हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, है ना बात, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब हमारा ख्याति है, बात समझ में आया। तो इसे हम लोग ख्याति कहते हैं, ठीक है। तो ये अमूर्तमान संपत्ति का एग्जांपल है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, इसके बारे में परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जांपल के तौर पे सब नामों को याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये हमारा हो गया स्थायी संपत्ति। देखिए संपत्ति में अभी हमने केवल स्थायी संपत्ति बताया। स्थायी संपत्ति के बाद हमारा जो है दूसरा संपत्ति चालू संपत्ति, ठीक है। वहां पर आपने देखा था ना, चालू संपत्ति कौन सी संपत्ति किसकी सहायता से खरीदा जाता है, तो चालू संपत्ति चालू पूंजी की सहायता से खरीदा जाता है ना बात। पूंजी का जो भाग हमारा चालू संपत्तियों को खरीदने में लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालू पूंजी कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये ऐसी संपत्ति है, जैसे हमने इसको बताया था एकदम इसी का उल्टा, ये क्या है, ये एक ऐसी संपत्ति जो कैसा होगा, अल्पकाल के लिए होगा। अच्छा, अल्पकाल का मतलब कितना समय, 12 माह या उससे कम, ठीक है। जैसे वो 12 माह से ज्यादा था तो ये 12 माह या इससे कम हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, चालू संपत्ति होगा। जैसे सारी के सारे इन सारी जो है संपत्तियों को छोड़ दिया स्थायी, तो सब यही है। जैसे आपका कैश है, माल है, बीआर है, ठीक है,
कोई जो है पूर्वदत्त व्यय है, ठीक है, कोई जो है उपार्जित कमीशन, उपार्जित आय है। इस प्रकार के बहुत सी चीजें हैं जो आपके आगे चल के टर्म्स आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, है ना बात। यहाँ पर समझिएगा 12 माह से कम जो है चीजें आपका क्या होगा, चालू संपत्ति में होगा। कोई भी ऐसा हो, जैसे हमने बोला ना रोकड़, भाई दिन प्रतिदिन वो आता जाता रहता है, लगातार बदलता रहता है, लगातार खर्च हो रहा है, ठीक है। माल हमेशा आता जाता रहा, लगातार खर्च हो रहा है। बीआर बिल्स रिसीवेबल एक तरह से रोकड़ की तरह ही होता है वो भी, ठीक है। वो आगे एक चैप्टर है उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड, वो हम आगे चल के पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा बिल्स क्या होता है। वो भी इसी प्रकार का है कि आता जाता रहता है, उसके भी वैल्यूज हमेशा अप डाउन होते रहते हैं, वो भी हमेशा जो है नया मिलता है, फिर उसको हम लोग भजाते हैं और बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे एक तरह से चेक है, वो भी एक विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम वो का मतलब लेखपत्र है, वो भी वही चीज है, ठीक है, बात समझे। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें हमारा क्या है, ये हमारे आपके चालू संपत्ति, क्यों, क्योंकि इनका समय अल्पकाल के लिए, ठीक बात समझे। और इसके अलावा हमारा एक संपत्ति और होता है चालू संपत्ति के अलावा, वो होता है हमारा कौन सा, उसे हम लोग कहते हैं बनावटी संपत्ति, ठीक बात। कौन सी संपत्ति कहते हैं, बनावटी संपत्ति। और क्या कहते हैं इसको, और इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम संपत्ति। इसका देखिए कितना नाम है, इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम संपत्ति। और क्या कहते हैं, तो इसी संपत्ति को और हम लोग कहते हैं कौन सा, इस संपत्ति को हम लोग कहते हैं अवास्तविक संपत्ति, ठीक बात समझे। इतना इसका नाम है, बात समझ में आया। इंग्लिश में भी 3 नाम है। बनावटी को हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस, अच्छा, चालू को करेंट एसेट्स और इसको फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स, संपत्ति को एसेट्स कहते हैं, पता है। कृत्रिम को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल एसेट्स का पता ही है संपत्ति का मतलब। अवास्तविक को हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक को हम लोग कहते हैं नॉमिनल, आप समझे। इसको नाम मात्र भी कह सकते हैं अवास्तविक को, तो नॉमिनल, ठीक है। इस प्रकार से इसके कितने नाम है। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी संपत्ति की तरह इसको मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा एक अवधारणा है, एक प्रणाली, एक सिद्धांत है जिसका प्रयोग करके हम लोग लेखांकन करते हैं, जिसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। उसके तहत हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो दोनों साइड हम लोग का बराबर रहता है, बैलेंस शीट में टैली होता है, जो आगे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो सबके सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कुछ ऐसे व्यय होते हैं और कुछ ऐसे हानि होते हैं, अगर उनको बांटा नहीं जाता है, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से, तो मतलब वो एक तरह से अपलिखित नहीं हो पाए। वह है हम लोग पीएल अकाउंट में डालते हैं, आगे चल के आप बैलेंस शीट वगैरह पढ़ेंगे जब चैप्टर्स में, तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा चीज कहाँ जाता है। तो वो सब चीजें अगर हमारे लेखांकन में अपलिखित नहीं हो पाए हैं, खत्म नहीं हो पाए हैं, उसके कुछ बैलेंस बच गए, कुछ शेष बच गए हैं, तो उन शेष को बैलेंस शीट को टैली करते समय, आर्थिक चिट्ठा को बराबर लाते समय उनको संपत्ति साइड में डाला जाता है। और इसी संपत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, बनावटी संपत्ति। नाम से समझ नहीं रहे, बनावटी है नहीं लेकिन बन रहा है बिना मतलब का, ठीक है। और देखिए कृत्रिम संपत्ति, कृत्रिम क्या है, कृत्रिम का मतलब जो है नहीं, जिसे जबरदस्ती बनाया गया है ना, आर्टिफिशियल आप जानते हैं ना, ओरिजिनल नहीं आर्टिफिशियल, वही बात, ठीक है। और फिर क्या है, अवास्तविक, यानी वास्तव में नहीं है, अवास्तविक है, बात समझे। तो इस प्रकार की भी हमारी एक संपत्ति है, ठीक बात समझे। इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, एक होता है स्थगित आयगत व्यय, ठीक है, ऐसा व्यय जो आगे जिसका शेष ले जाया जाता है उस व्यय को स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। इन सब के बारे में आपको डिटेल में चर्चा मिलेगा, बहुत से चैप्टर्स अभी पढ़ने हैं क्लास 11 में, जो एक एक शब्दों को क्लियर करता चलेगा, ठीक है। स्थगित आयगत व्यय हो सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें जो है लाभ हानि खाता का डेबिट शेष, यानी एक तरह से बोल सकते हैं इसको हानि, ठीक है, लाभ हानि खाता का डेबिट शेष, ये इसमें आता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये हमने अभी संपत्तियों के भी डिटेल समझने की संपत्ति में क्या क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे दायित्व को समझने के ऊपर। तो देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम दायित्व को और बाकी सब चीजों को आज ही बताएं, तो इस वीडियो का अब सेकंड पार्ट भी ले आएंगे जिसमें और कुछ शब्द हैं जिसको हम डिटेल करवा देंगे ताकि और अच्छी तरीके आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि छोटे छोटे वीडियोस में आपको जो है बढ़िया से एक्साइटमेंट के साथ आपकी पढ़ाई हो सके, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बोरिंग हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में 20-20 मिनट के वीडियोस में आपको एकदम जबरदस्त ज्ञान दिया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका क्लास 11 पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा और केवल अकाउंटेंसी नहीं बाकी भी सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप, इन सब पे जुड़िए हमारे साथ और इसी तरह कंटिन्यू हम लोग के साथ पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।